हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं विस्तार पथ या पैमाना रेखा एक्सटेंशन पाथ। तो इसका जो थ्योरी है वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, समझा देती हूँ। हमने ये अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो है अनुकूलतम साधन न्यूनतम लागत साधन संयोग या अनुकूलतम संयोग या उत्पादक का संतुलन या फर्म के संतुलन का बिंदु। वो क्या था? ये कौन सी रेखा है? सम, यहाँ पे हमने ली पूंजी, यहाँ पे ली श्रम की मात्रा। ये है सम लागत रेखा A1 B1। ठीक है, सम लागत रेखा बढ़गी A2 B2 या घटगी लागत B। इनको लेबर L कर लेते हैं, L1 L2 L3, और इधर कर देते हैं C1 C2 C3। अब उपभोक्ता का सूत्र आपने ऐसे सीधी रेखा खींच लेनी है। यहाँ पे इस रेखा को कट कर रहा है, वहाँ से ये ऐसे कर दो IP1 IP2 IP3, ये मान लो गया E3 E1 E2, और ये आगे पैमाना रेखा एक्सटेंशन पाथ। तो ये पैमाना रेखा क्या है कि अभी हमने पढ़ा था न्यूनतम लागत साधन संयोग। ये न्यूनतम लागत साधन संयोग के बिंदु है या अनुकूलतम संयोग के बिंदु है। अगर इन विभिन्न अनुकूलतम लागत साधन संयोगों को एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो जो वो रेखा आती है वो पैमाना रेखा या विस्तार पथ या एक्सटेंशन पाथ, इसको विस्तार पथ भी कह सकते हैं, विस्तार पथ। तो सिंपल शब्दों में क्या है? न्यूनतम साधन लागत संयोग के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? पैमाना रेखा। अब हम पढ़ते हैं परिधि रेखाएं। आपको आ सकता है परिधि रेखा से क्या तात्पर्य है, जहाँ इसी क्वेश्चन को घुमा के आप कैसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है परिधि रेखा किसे कहते हैं? रिज लाइन, RIDGE, रिज लाइन। और इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं? समोत्पाद वक्र की सहायता से आर्थिक साधनों के क्षेत्रों का निर्धारण कीजिए। यह क्वेश्चन इस तरह से सकता है कि समोत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र और अनार्थिक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो इसको मैं नोट्स तो भेजूंगी, लेकिन यहाँ पे समझा रही हूँ। परिधि रेखा, रिज लाइनें, रिज लाइंस, ये दो होती हैं। आपने इसका रेखा चित्र कैसे बनाना है? यहाँ श्रम की मात्रा, यहाँ पूंजी की मात्रा। ठीक है, आपने यहाँ से मूल बिंदु से ऐसे खींच लेनी है और एक रेखा ऐसे, ये ऊपरी सीमा रेखा कह लो या परिधि रेखा कह लो, और ये निचली परिधि रेखा। फिर आपने इसके ऐसे मान लो 3 ऐसे लगा लेना, इस तरफ झुके हुए। ठीक है, फिर इनको आपने क्या करना है? ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए होने चाहिए, नीचे नहीं आने चाहिए। ये भी ऊपर की तरफ, ये IP1 है, IP2 है, IP3 है। ये 100 इकाई उत्पादन, ये 200 इकाई उत्पादन, ये 300 इकाई उत्पादन। ये मान लो PQRSTU बिंदु है। इन दोनों परिधियों के जो अंदर का हिस्सा है वो आर्थिक क्षेत्र है और जो बाहर का हिस्सा है वो अनार्थिक क्षेत्र है। देखो, मान लो हम इस बिंदु पे हैं, P बिंदु पर, पूंजी की C1 और इसकी L1 मात्रा लगाते हैं। अब मान लो हम इसके इस बिंदु पे आ गए, ये मान लो L बिंदु है। उत्पादन P पे भी उतना है, L पे भी उतना है।
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि समोत्पाद वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो साधनों के उन संयोगों को बताता है जिनसे समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो अब देखो P से L आगे उत्पादन तो रहा 100, लेकिन हमें श्रम की मात्रा भी बढ़ानी पड़ी और पूंजी की भी। उत्पादन हुआ 100, तो P तो हमारे लिए लाभदायक क्षेत्र था, आर्थिक क्षेत्र था। L क्या है, हालांकि ये पहले ही तटस्थ वक्र पर स्थित है, लेकिन उतना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा साधन लगाने पड़े तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, तो ये अनार्थिक हो गया। इस प्रकार मान लो आप इस पॉइंट को ले लेते हैं, T पॉइंट है, ये मान लो कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो M पॉइंट है, तो यहाँ पे लेबर की इतनी मात्रा और पूंजी की इतनी मात्रा। अब हम T से M पर चले गए तो उत्पादन तो 200 ही है, लेकिन इसके लिए हमें श्रम भी ज़्यादा चाहिए, पूंजी भी ज़्यादा चाहिए, उत्पादन उतना ही हुआ। तो और ये इस परिधि रेखा से बाहर का क्षेत्र है, तो इस पे उत्पादन उतना ही है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये अनार्थिक क्षेत्र है। कहने का मतलब इन दो परिधि रेखाओं के अंदर का भाग तो आर्थिक क्षेत्र है, इनके बाहर का क्षेत्र क्या है, अनार्थिक क्षेत्र है। यहाँ पे साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता श्रम की 0 है और UTS पर जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, अब मैं इनके आपको नोट्स भेज रही हूँ।